हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंड एस 8। हाँ, एक बहुत ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग इंडेस। बहुत ही छोटा सा इंडेस है बट इसका क्रक्स बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ज्ञान की बातें करने वाले हैं हम इस इंडेस में। हाँ, तो चलो चलते हैं। पहले देखते हैं इस इंडेस का नाम क्या है। उसके बाद में धीरे धीरे और बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ों के बारे में बात की गई है। आपको अगर इंडिया इस एज समझ में आ जाता है तो आपके लिए आगे के चैप्टर्स जो है और भी बहुत इजी हो जाएंगे। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इंडियस। इंडियस एट का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एंड एरर्स। तो ये इंडेक्स जो है ये तीन चीज़ों के बारे में बात करता है: अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर्स। पहले ना ये वाला चीज़ आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में हम पढ़ते थे एंड 5 में डील करते थे, बट क्योंकि अभी अब हम इंडेस पढ़ रहे हैं तो इंडेस 8 के हिसाब से इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो तीन चीज़ों के बारे में बात करता है ये इंडेस: अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। सो एएस 5 में वो हम इसको बोलते थे प्रायर पीरियड एरर्स या प्रायर पीरियड आइटम्स। तो यहाँ पे व्हेन वी टॉक ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एक एक करके समझते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है और एरर्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है या पॉलिसी किस चीज के बारे में है अभी यहाँ पे, तो जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करते हैं, इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बताऊं तो ये सिर्फ एक प्रिंसिपल है या फिर कन्वेंशन है जिसके हिसाब से आप जो है अकाउंटिंग करने वाले हो। So what are accounting policies? They are nothing but guiding principles or conventions in accordance with which we are going to do the accounting or in accordance with which the accounts are prepared. So जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होता है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। अभी वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपने बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पढ़े होंगे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी की जब हम बात करते हैं इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ रूल्स है जिसके हिसाब से आपको अपने अकाउंट्स जो है वो बनाने हैं। तो what are accounting policies? Accounting policies are nothing but rules or guiding principles or conventions in accordance with which the accounting is done or in accordance with which the accounts are prepared. So what are accounting policies? They are principles या फिर conventions या फिर रूल्स। अभी किस चीज के लिए आप ये रूल्स यूज करने वाले हो, ये रूल्स आप अकाउंटिंग के लिए यूज करने वाले हो। सो दे आर प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस एंड रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं अकॉर्डेंस विथ विच द अकाउंट्स आर मेड और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर मेड। तो पॉलिसी को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल्स है, ये रूल्स है, और जहाँ पे रूल होता है आपको रूल को फॉलो करना पड़ता है, भले वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर आईसीएआई हो या सीएमए का इंस्टीट्यूट। हर जगह आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे ही जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे भी रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज एक और बार हम समझते हैं क्या होते हैं। ये होते हैं principles, conventions, rules in accordance with which the accounts of the entities are prepared or the accounts of the organizations are prepared. तो ये हो गया भाई अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पे आप कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, रूल दिया गया है और रूल को फॉलो करके आपको अपने अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हो। तो वो तो हो गई आपकी पॉलिसी। भाई
जब भी आप अकाउंट्स बना रहे होते हो, जब भी किसी एक पर्टिकुलर लाइन आइटम को कोई ट्रीटमेंट देना होता है, चाहे से पीपी में डाले या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर करे, वो एक इंडेस के हिसाब से होता है। आप इन अकॉर्डेंस विथ पॉलिसीज, इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स करते हो, तो वही होती है अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी बात करते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट की। अभी जब आप ये वर्ड एस्टिमेट पढ़ते हो, तो एस्टिमेट का अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो ये होगा अंदाजा। किसी चीज का जब आप अंदाजा लगाते हो उसको हम बोलते हैं अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना उसको हम बोलते हैं एस्टिमेट करना। सो जब हम अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, दे आर से फ्यूचर प्रेडिक्शंस। So when we are talking of accounting estimates could be some calculations or future predictions which are being made. तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या फ़र्क होगा? अकाउंटिंग पॉलिसी जो है रूल्स है, जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है? आप कुछ अंदाज़ा लगा रहे हो अबाउट फ्यूचर। अभी हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आगे के साल का, आने वाला साल का बजट बनाते हैं, बजट के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे एक्सपेंसेस जो है हमारी इनकम से ज़्यादा ना हो। वैसे ही एक जब बड़ी कंपनी काम कर रही है तो उसको भी आगे आने वाले सालों में कुछ तो प्रेडिक्शन करके रखना पड़ेगा। हाँ, मेरे सेल्स इस रेट से ग्रो हो रहे हैं, या फिर मेरे परचेजेस में ये चेंजेस हो रहे हैं, या वॉट एवर इट इज। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, या फिर से मेरे एसेट की यूजफुल लाइफ जो है वो इतनी है, ये सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है? नथिंग बट मेकिंग फ्यूचर predictions. So when you are making future prediction about certain things, उनको हम बोलते हैं कि आप एक अंदाजा लगा रहे हो, आप एक एस्टिमेट बना रहे हो। तो वो तो हो गया अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है? इट इज नथिंग बट मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे वारंटी या फिर डेप्रीसिएशन, ये सारी जो चीज़ें होती है वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होती है। अभी बात करते हैं एरर्स की। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ एरर, अभी एरर ना दो तरीके से हो सकता है। एक होता है इंटेंशनल, दूसरा होता है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब क्या? जो जानबूझकर किया गया है, वांटेडली किया गया है, जानबूझकर पता है कि एरर है, फिर भी अगर मैं एरर कर रही हूं तो वो इंटेंशनल एरर होता है। और ये जनरली क्या होता है फ्रॉड के केसेस में, गलती से नहीं, जानबूझ के किया हुआ। और दूसरा होता है अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब ये हो गया है बाय मिस्टेक, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ डूइंग इट, फिर भी हो गई, गलती से हो गया। वैसे ही सिली मिस्टेक्स जैसे आप एग्जाम में करते हो, वो तो अनइंटेंशनल होती है, इंटेंशनल तो हम मिस्टेक करेंगे नहीं। सो इंटेंशनल क्या होता है? जो जानबूझकर किया होता है। और अनइंटेंशनल क्या होता है? समथिंग विच हैज बीन डन बाय मिस्टेक। तो जब हम एरर की बात करते हैं, एरर ना बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो दो तो ये हो गए कि इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है। इंटेंशनल है तो फ्रॉड का इरादा था, अनइंटेंशनल है तो फ्रॉड का कोई इरादा नहीं था। अभी इसके अलावा और क्या क्या चीजें आती है एरर में? एरर में ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ एंट्री करना ओमिट ही कर दिया हो। ओमिशन इज ऑल्सो एन एरर। से एक फिक्स्ड एसेट खरीदा था और उसको पीपी में, अकाउंट्स में डालना ही भूल गए। ओमिशन कर दिया आपने। ओमिशन भी दो टाइप का हो सकता है, कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन। एक जगह पोस्टिंग किया, दूसरी जगह पोस्टिंग करना भूल गए, ऐसा होता है कभी कभी। तो ओमिशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एरर। ओमिशन मतलब या तो कंप्लीटली आपने ओमिट ही कर दिया, वो पर्टिकुलर लाइन आइटम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डाला ही नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पार्शियल ओमिशन हुआ है, वेरन थोड़ा बहुत पोर्शन आपने डाला है बट रिमेनिंग पोर्शन कहीं और जो पोस्टिंग करना था वो पोस्टिंग करना आप भूल गए। ओमिशन इज वन वे जैसे एरर होता है। ओमिशन के अलावा एरर में हो सकता है मिस स्टेटमेंट।
मिस स्टेटमेंट, गलती से आप अगर कुछ अलग जगह पोस्ट कर देते हो कोई लाइन आइटम, सो वो हो जाएगा आपका मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट हो जाएगा, ओमिशन हो जाएगा, कुछ चीज़ें इंटेंशनल होगी, अनइंटेंशनल होगी, तो एरर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अभी मिस स्टेटमेंट भी दो टाइप की हो सकती है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब क्या और इमटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब क्या? मटेरियल मतलब जब वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था और आप उसको लिखना भूल गए या फिर वो उसके पोस्टिंग में आपने कुछ गलती कर दी है, तो वो हो जाएगा मटेरियल। और इमटेरियल मतलब से छोटा मोटा पेटी एक्सपेंस था और वहां पे आपने कुछ गलती करी है, तो वो हो जाएगा इमटेरियल में स्टेटमेंट। तो ये तो हो गई बात अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, एक बार फिर से समझेंगे। रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, जिसके अकॉर्डेंस में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताते हो, जिनके अकॉर्डेंस में हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है? मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करना, वो हो जाएगा आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट। और फिर आते हैं एरर्स। सो एरर्स मतलब जब कोई गलती हो जाती है आपसे, जब आप अकाउंट्स बना रहे हो और उसमें आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एरर्स। अभी इन तीनों चीज़ों में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो चेंजेस कैसे करना है, वो चेंजेस अलाउड है या नहीं अलाउड है, वो सब आपको इंड एस 8 बताता है। तो इंड एस 8 में हम बात करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स की। सो ये था बेस। अभी आगे बढ़ते हैं विथ अकाउंटिंग पॉलिसीज, पहले पूरा समझते हैं, उसके बाद में एक एक करके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और फिर एरर्स को उठाते। चलो, बिफोर वी गो अहेड टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक बार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और अब आप मुझे बताओगे ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या फिर एरर है। सो पहला वाला है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन हैज इंक्रीज्ड बाय 3 years। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन 3 साल बढ़ रही है। अकाउंटिंग पॉलिसी या कन्वेंशन का कुछ काम है यहाँ पे? नहीं। तो ये हो गया चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसके बाद चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी। अभी यहाँ पे ना बहुत से बच्चे बोलेंगे ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज हमको इंड एस बताता है और उसमें दो डेप्रीसिएशन मेथड दिए हुए हैं। अब हम डेप्रीसिएशन मेथड चेंज कर रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बट सुनो सुनो सुनो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ही होगा। क्योंकि डेप्रीसिएशन कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं अबाउट द वैल्यू ऑफ द एसेट। वी आर फिगरिंग आउट कि वैल्यू ऑफ द एसेट क्या होगा। इसीलिए चेंज इन डेप्रीसिएशन को स्पेसिफिकली चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बताया गया है एंड इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? जब आपके पास ना ऑप्शन होता है कुछ चूज करने का। से फॉर एग्जाम्पल फीफो मेथड यूज करना है या वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है, या फिर एसेट का वैल्यूएशन कौन से मॉडल पे करना है, कॉस्ट मॉडल पे, रीवैल्यूएशन मॉडल पे, वहां पे आ जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सो जब भी आपके पास कोई चॉइस है या जब भी आपके पास कोई ऑप्शन है चूज करने का और आप वो चेंज कर रहे हो, तो वहां पे हम बोलेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है। बट जब ऐसी चीजें चेंज हो रही है तब हम उसको बोलेंगे कि दैट इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मूविंग अहेड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टर्म्ड एज पीपी। तो ये तो गलत क्लासिफिकेशन कर दिया, तो न तो पॉलिसी है ना एस्टिमेट है, ये तो एरर हो गया। दिस इज एन एरर। मूविंग अहेड, डेप्रीसिएशन ओवरस्टेटेड बाय 5%। मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल एक जगह 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना था, हावेवर 10 की जगह उसने 15% डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया है, तो डेप्रीसिएशन ज़्यादा चार्ज कर दिया। अभी ये तो ना तो एस्टिमेट में गड़बड़ हुआ ना पॉलिसी में, ये फिर से हो गया आपका एरर। फिर आता है रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो एसेट्स और लायबिलिटीज का रॉन्ग क्लासिफिकेशन किया है, तो ये फिर से आएगा आपका एरर में। तो ये थे कुछ छोटे से एग्जांपल्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एरर क्या होता है और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है।
सो इन सिंपल टर्म्स अगर आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे ना आपके पास चॉइस होती है कि ये अप्लाई करूँ या वो अप्लाई करूँ, और एक से जब आप दूसरे पे शिफ्ट हो रहे होते हो तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये तो थे कुछ एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर्स एग्जैक्टली होते क्या है। तो चलो अभी थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं अबाउट इंडिया सेट। चलो इंट्रोडक्शन सेज इंडेस वन जो होता है इट लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर एन एंटिटी रिगार्डिंग हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी प्रेजेंटेड। सो हमने इंडेस वन पढ़ा है जहाँ पे हमने समझा है कि इंडेस वन में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट कैसे करने वाले हो। Ind AS 1 gives equal importance to disclosure and notes of significant accounting policies and other explanatory information. So आपको अगर याद होगा तो हमने देखा था Ind AS 1 में clearly mention था कि financial statement comprise of balance sheet, profit and loss statement, cash flow statement, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड फिर फाइनली दिया हुआ था नोट्स एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो सारा डिटेल का डिस्क्लोजर देना इज मैंडेटरी एज पर इंड एस 1। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो होते हैं, एस्टिमेट्स जो होते हैं, एरर्स जो होते हैं उनको करेक्ट करना या उनके चेंजेस प्रॉपरली दिखाना, दे प्ले अ क्रूशियल रोल और मेजर रोल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एकदम ही सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Ind AS 1 states that entity cannot rectify inappropriate accounting policies either by disclosure of accounting policies used or by notes or any explanatory statement। अगर कोई चेंज हो रहा है उसको बहुत ही केयरफुली डील करना पड़ेगा और सिर्फ नोट या फिर एक्सप्लेनेशन देके आप सिर्फ चेंज को नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि अभी कल से मुझे ऑफिस नहीं आना। से फॉर एग्जांपल मिस्टर राम इज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी, राम काम करता है कंपनी में, बहुत थक गया है वो काम करके, तो एक दिन जाके अपने बॉस को बोलता है, रिजाइन कर देता है, रेजिग्नेशन लेटर देता है और बोलता है कल से मैं काम पे नहीं आने वाला। भैया ऐसे थोड़ी ना होता है। आप अगर रिजाइन भी कर रहे हो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, 2 महीना 3 महीना, डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कल तक मैं फीफो मेथड कैलकुलेट यूज कर रही थी इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, कल से मैं वेटेड एवरेज मेथड यूज करने वाली हूँ तो मैंने चेंज कर दिया बस अपने मन मर्जी से, और नोट में डिस्क्लोजर दे दिया कि चेंज इन अकाउंटिंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप चेंज कर रहे हो अकाउंटिंग पॉलिसी को तो आपको इसको पिछले साल भी इफेक्ट देना पड़ेगा। कैसे, वो हम आगे समझेंगे। तो सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोजर देकर या फिर सिर्फ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के हेड में डिस्क्लोजर्स देकर आप चेंज नहीं कर सकते अकाउंटिंग पॉलिसी। यू विल हैव टू डू इट diligently, it has to be done very carefully। why very carefully? because उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट होगा। से आप फीफो से वेटेड एवरेज जा रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस पे भी इम्पैक्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस पे इम्पैक्ट होगा तो प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट होगा ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इफेक्ट इज गिवन इन अकॉर्डेंस विथ जहाँ पे भी चेंज हो रहा है वहाँ पे। So whenever there's a change in accounting policy, it has to be handled diligently। diligently मतलब carefully, carefully handle करना पड़ेगा जब भी कोई change हो रहा है in the accounting policy। तो वही बात कर रहे थे यहाँ पे। Further, Ind AS 1 makes it compulsory for entity to present a third balance sheet at the beginning of the preceding period if it applies an accounting policy retrospectively। So अगर कोई accounting policy retrospectively apply हो रही है तो आपको एक additional balance sheet बनानी होती है। वो कैसे, आप दो years तो बनाते ही हो, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। से फॉर एग्जांपल ये है 24-25 ईयर, ये है 23-24 का साल। यहाँ पे ये दो तो बनाते ही हो, बट जब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके बनाते हो तो इस साल के 1 अप्रैल का भी आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, मतलब 1 अप्रैल 23 का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा बिकॉज ओपनिंग बैलेंसेस में चेंज होगा। दिस इज डन व्हेन देयर इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी विच इज गिवन। Or in AS 1, it also provides guidance about the proper disclosure of accounting policies and estimates।
देयरफॉर अभी करंट चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कैसे करना है, अगर सिलेक्ट कर लिया है तो उसमें चेंजेस कैसे करने हैं, एंड ऑल्सो एस्टिमेट्स को कैसे चेंज करना है आपको, एरर्स अगर हुए हैं तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं. सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियस 8 कि इंडियस 8 में आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सीखने वाले हो. अभी आगे बढ़ते हैं विथ अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो फिर अभी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियस 8 की. तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस इंडियस के? सबसे पहला, टू प्रिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. सो अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके पहले आपको सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा. इट इज जस्ट लाइक दिस, अगर आपको कोई आउटफिट पहनना है, आउटफिट पहनने से पहले आपको सिलेक्ट तो करना पड़ेगा. आउटफिट सिलेक्ट नहीं करोगे तो पहनोगे कैसे? सो प्रिस्क्राइब्स क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, कि आप कैसे सिलेक्ट करने वाले हो और उसको अप्लाई कैसे करने वाले हो वो बताएगा. उसके अलावा टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. सो अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज हो रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा और कहाँ कहाँ आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा वो बताएगा. इसके अलावा चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा वो बताता है. एंड ऑल्सो इट प्रिस्क्राइब्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स. सो अगर कोई एरर हो गया है उसको आप करेक्ट कर रहे हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा और उसको कहाँ कहाँ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो भी बताता है. एंड टू प्रोवाइड बेटर बेस फॉर इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन. इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपेरिजन ईजिली हो जाए उसके लिए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज शैल बी अप्लाइड इन द फर्म्स. एंड ऐसा अगर होगा इंडियस 8 के हिसाब से, सो इट विल बिकम ईजियर टू कंपेयर द अकाउंट्स, ईजियर टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ in both in within the firm and outside the firms. So ये हो गए objectives of India's 8. Let's move on to the scope. क्या क्या चीज़ें करने के लिए आप इस स्टैंडर्ड को यूज़ करने वाले हो. सो सबसे पहले द स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी. सो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए एंड अप्लाई करने के लिए आप ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ करोगे. इसके अलावा चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे करोगे, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे करोगे, ऑल्सो प्रायर पीरियड एरर्स का अकाउंटिंग कैसे करोगे. सो स्कोप क्या है स्टैंडर्ड का? सबसे पहले तो सिलेक्ट करना और अप्लाई करना अकाउंटिंग पॉलिसी को. उसके बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ऑफ एनी चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट, एंड ऑल्सो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा फॉर करेक्शन ऑफ एनी प्रायर पीरियड एरर्स. ये सारा कुछ इंडियस 8 का स्कोप है. इंडियस 8 में ये सारी बातें जो है हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं. However, tax effects of retrospective application of accounting policy changes and correction of prior period errors are not dealt with in this standard. So जो भी tax effect होता है वो इस standard में नहीं बल्कि इंडियस 12 में डील किया गया है. So whenever you are making any change in the accounting policies or accounting estimates, there will be a tax impact also. Tax impact जो होगा वो हम यहाँ पे नहीं समझेंगे but we'll understand it in इंडियस 12. तो चलो अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस विच हैव बीन गिवन अंडर इंडियस 8. तो सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दिया है आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का. चलो देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी. वैसे तो आपको समझ में आ गया है क्या होती है बट अभी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं. सो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, bases, conventions, rules and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statements. अरे ये तो एकदम सेम है. सो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? सिंपल प्रिंसिपल, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स या फिर कन्वेंशंस या फिर प्रैक्टिसेस जो आप अप्लाई करते हो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन में जो भी आप रूल्स और प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस अप्लाई करते हो उनको हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के कुछ एग्जाम्पल्स दो तो क्या होंगे? सो
से एक सिंपल एग्जांपल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वुड बी इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड यूज करना, फीफो या वेटेड एवरेज। इसके अलावा व्हाट शुड बी द मेथड यूज्ड फॉर मेकिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए भी दो मेथड यूज होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। सो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। सो एसेट वैल्यूएशन कौन से मॉडल पे करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये हो जाते हैं आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, रूल्स जो आप फॉलो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको हम बोलेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज। अभी बात करते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट की। सो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी एसेट और लायबिलिटी। सो एडजस्टमेंट है किसमें, एसेट और लायबिलिटी के कैरिंग अमाउंट में, or to the amount of the periodic consumption of an asset that results from assessment of present status of and expected future benefits and obligations associated with assets and liabilities। so क्या हो रहा है बेसिकली, एक चेंज है इन द वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी या फिर पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एसेट में आप कोई चेंज कर रहे हो जो रिजल्ट करता है फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सो फ्यूचर बेनिफिट्स ऑब्लिगेशन सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप एसेट या लायबिलिटी के अमाउंट में चेंज करते हो। Changes in accounting estimates results from new information or new developments and a not correction of errors। So से नया information आया मार्केट में और उसके वजह से आपके एसेट का वैल्यू और बढ़ गया है, या फिर से शेल्फ लाइफ जो है वो और बढ़ गई है, वारंटी ली है आपने आपके एसेट के लिए। सो अगर कुछ भी ऐसा चेंज हो रहा है, सो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट किस वजह से होता है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एनी न्यू इन्फॉर्मेशन और एनी न्यू डेवलपमेंट जिसके वजह से वो एस्टिमेट जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए हम उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। एंड इट इज़ नॉट अ करेक्शन ऑफ एरर, कोई गलती नहीं हुई थी, कोई मिस्टेक नहीं हुई थी। रिमेंबर, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट किसी नई इंफॉर्मेशन की वजह से या फिर कोई न्यू डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है। इट इज नॉट अ मिस्टेक विच इज बीइंग करेक्टेड, नो। अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर आप चेंज कर रहे हो, इट इज ड्यू टू सम न्यू इंफॉर्मेशन या फिर सम न्यू डेवलपमेंट, सम न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग इन। इट इज नॉट अ करेक्शन ऑफ एरर, एरर नहीं हुआ है, कोई मिस्टेक या गलती नहीं हुई है जो आप चेंज कर रहे हो। एंड देन फाइनली आते हैं आपके प्रायर पीरियड एरर्स पे। सो ये क्या होते हैं, ओमिशंस होते हैं, मिसस्टेटमेंट्स होते हैं, कहाँ पे, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अभी ये कहाँ पे मिसिंग है, प्रायर पीरियड में मिसिंग है, फ्रॉम अ फेलियर टू यूज और मिसयूज ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन। सो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रॉपरली यूज नहीं करी जिसके वजह से वो एरर हुआ है। सो एरर्स information that was available from when financial statements were being were approved for issue and could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in preparation and presentation of those financial statements। so क्या क्या mistakes included होती है, mathematical mistake, mathematical mistake मतलब calculation का mistake से 1 लाख की जगह आपने वहां पे 1,05,000 कैलकुलेट करके लिखा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है लिखना होता है 10,000 पर हम लिख 1 लाख देते हैं एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड करके। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये मैथमेटिकल एरर होते हैं। इसके अलावा होता है मिस्टेक्स इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करने में आप कोई मिस्टेक कर रहे हो तो फिर वो अगेन एरर माना जाएगा। ओवरसाइट्स और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट। ओवरसाइट मतलब कुछ देखना ही भूल गया, से आपके पास 10 इनवॉइसेस थी, आपको उन 10 इनवॉइसेस का अकाउंटिंग करना था, बट पलटाते पलटाते एक साथ 2 इनवॉइस एक साथ चले गए, तो उस सिचुएशन में आपने एंटर किए सिर्फ 9 इनवॉइसेस पर करने थे 10, उसको हम बोलते हैं ओवरसाइट। ओवरसाइट मतलब गलती से छूट गया, नज़र में ही नहीं आया। अगर नज़र में आता तो हम उसको डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करते इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट, बट ओवरसाइट हो गया, ध्यान में नहीं रहा, चूक हो गई, सो उसके वजह से दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
या फिर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है, या फिर फाइनली होता है फ्रॉड। फ्रॉड किस सिचुएशन में होगा? जब इंटेंशनल एरर होगा। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर किया हुआ। सो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स इज बेसिकली, अगर आपके पास से कोई इंफॉर्मेशन है, से एक एंटिटी ने परचेज किया है एक बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज करी एक एंटिटी ने, ये बिल्डिंग उनको क्लासिफाई करना है एज पीपी, बट आप इसको गलती से क्लासिफाई कर देते हो एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है? ऐसे सिचुएशन में फैक्ट जो है आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आया, एंड बिकॉज ऑफ विच देर इज एन एरर इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। सो एरर्स क्या होते हैं? एरर्स होते हैं ओमिशंस या फिर मिस स्टेटमेंट्स। कहाँ पे? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर पीरियड्स। किस वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल था, आप उसको करेक्ट कर सकते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने से पहले, एंड कुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड, अगर ये सारी चीजें इन अकाउंट ली गई हो अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So such errors, they include mathematical errors, mistakes in applying accounting policies, oversights or मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, एंड फाइनली आता है फ्रॉड. सो ये सारी रीजंस की वजह से एरर होता है इन एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. अभी तक हमने क्या क्या समझा है? अभी तक हमने समझा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, सबके मीनिंग समझे हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से ये इंडेस बना है, वो है सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. सो व्हेन वी टॉक ऑफ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सबसे पहला स्टेप जो होता है इसमें, वो ये है कि आप एक रेलेवेंट इंड एएस ढूंढेंगे. यू विल फिगर आउट कि कौन से इंड एएस में अकाउंटिंग पॉलिसी दिया है, ट्रीटमेंट बताता है ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेंस. से फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है और उसका ट्रीटमेंट आपको जानना है कि कैसे करना है, सो वो एक्सपेंस जिस भी इंडेस में डील होता है, हम वो इंडेस जाके देखेंगे और उसमें जो भी चीज़ें दी हुई होगी, हम उसके हिसाब से हमारे अकाउंट्स में दिखाएंगे. सबसे पहले सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में सबसे पहला स्टेप इज से टेक द रेलेवेंट इंडेस एंड सी वॉट एवर हैज बीन मेंशन इन द रेलेवेंट इंडेस, और उसके हिसाब से आप वो पॉलिसी जो है वो अप्लाई करो. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. बट से अगर कोई इंडेस है ही नहीं जो डील करता है विद दैट थिंग, देयर इज नो इंडेस जिसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ हो अबाउट दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंस, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर यू विल फिगर आउट कि इससे सिमिलर कोई इंडेस है क्या. सबसे पहले तो रेलेवेंट इंडेस ढूंढेंगे जिसमें डायरेक्टली दिया हुआ अबाउट इट. बट से इफ देयर इज नथिंग रेलेवेंट, अगर कोई इंडेस है ही नहीं जो उस टॉपिक पे डील करता है, तो उस सिचुएशन में हम एक दूसरा या सिमिलर इंडेस देखेंगे कि ओके फाइन, सिमिलर इंडेस में क्या ट्रीटमेंट दिया हो, कैसे ट्रीटमेंट दिया है अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सपेंस. बट से अगर कोई सिमिलर इंडेस भी नहीं है, कोई दूसरा इंडेस भी नहीं है जो बात करता है सिमिलर आइटम्स की, जो बात करता है सिमिलर आइटम्स की या फिर रिलेटेड आइटम्स की, तो फिर क्या करेंगे? इंडियस भी नहीं हमारे पास, सिमिलर इंडियस भी नहीं हमारे पास, तो फिर हम लोग जाएंगे फ्रेमवर्क ऑफ इंडियस पे. अभी फ्रेमवर्क ऑफ इंडियस क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ इंडियस इज बेसिकली
एक बेसिक फ्रेमवर्क या फिर जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स इंड एएस के लिए कि इंड एएस आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई होता है, क्या चीज़ें होती है इंड एएस में वो। पहले तो रेलेवेंट इंड एएस ढूंढेंगे, अगर रेलेवेंट इंड एएस नहीं है तो एक सिमिलर इंड एएस ढूंढेंगे, सिमिलर इंड एएस भी नहीं है तो फिर वील गो टू द फ्रेमवर्क ऑफ इंड एएस, जनरल प्रिंसिपल्स में जाके देखने की कोशिश करेंगे एंड वील अंडरस्टैंड एज इन हाउ द थिंग हैज़ टू बी डन। अगर से ये भी नहीं है, फ्रेमवर्क ऑफ इंडियस भी अवेलेबल नहीं है या फिर उसमें भी कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो फिर वी विल गो टू अनदर बॉडी विच इज IASB। अभी ये IASB क्या है? IASB इज अ बॉडी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हम जिसको बोलते हैं वो। सो दिस इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IASB इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और इनके भी प्रोनाउंसमेंट्स आते हैं। प्रोनाउंसमेंट्स बेसिकली नोट्स या फिर इनके भी बुकलेट्स वगैरह आते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब किए होते हैं। सो इफ़ वी हैव अ रेलेवेंट इंडेस विल यूज दैट, इफ़ वी डू नॉट हैव अ रेलेवेंट इंडेस देन वी विल गो फाइंड अगर कोई और सिमिलर इंडेस है क्या जो सिमिलर आइटम से डील करता है, विल गो फाइंड दैट। अगर वो भी नहीं है तो फिर हम लोग फ्रेमवर्क ऑफ इंडेस पे आएंगे, अगर वो भी नहीं बता रहा कुछ तो फिर विल गो टू द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ IASB दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अभी से यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलता है तो पांचवा चीज है आपसे भाई बाहर वालों के पास चले जाओ। इन द नेक्स्ट सिचुएशन वी विल सी दूसरे स्टैंडर्ड सेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं इन द वर्ल्ड और ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑल अराउंड द वर्ल्ड दूसरे स्टैंडर्ड सेटिंग एजेंसीज जो है वो क्या करते हैं वो समझेंगे। एग्जाम्पल इसका होगा से यूएस गैप। यूएस गैप में इस पर्टिकुलर चीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो विल सी। अगर से ये भी नहीं हो रहा तो फिर क्या, एक ही ऑप्शन बचता है और वो है इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या चल रहा है वो स्टडी करना। इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस जो चल रहे हैं वो स्टडी करना एंड उसके हिसाब से फिर बाद में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो वील फाइंड आउट व्हाट इज द रेलेवेंट इंडेस which deals with that particular line item. If we are not able to find out the particular index, then in that situation we will go find out a similar index, एक सिमिलर इंडेक्स जो सिमिलर आइटम से डील करता है। अगर से वो भी नहीं है तो फिर हम जाएंगे फ्रेमवर्क ऑफ इंडेक्स पे जो बताता है बेसिक्स ऑफ ऑल द इंडेक्स। अगर फ्रेमवर्क में भी नहीं बताया है तो फिर हम जाएंगे IASB के पास दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड या फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसके प्रोनाउंसमेंट्स वो हम चेक करेंगे। या अगर वो भी अवेलेबल नहीं है देन विल सी द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड सेटिंग एजेंसी। सो बाहर वर्ल्ड में वो पर्टिकुलर चीज कैसे डील होता है वो वाली चीज हम देखेंगे। एंड देन अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से विल डू थिंग्स। So how are you going to select the accounting policy? First see the relevant index, then find similar index, then go to the framework of index। वहाँ पे भी नहीं मिला go to IASB, वहाँ पे भी नहीं मिला go to other standard setting agencies, and अगर वहाँ पे भी नहीं मिला तो फिर we will follow the इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। जनरल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिस चल रहे होते हैं वो वाला चीज हम अप्लाई करेंगे ऐसे सिचुएशन में। तो चलो अब ना हमने डिस्कस कर लिया है कि सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे होता है। एक बार लेट्स रीड द रेलेवेंट थियोरी एंड देन विल मूव अहेड। अकाउंटिंग पॉलिसीज पे अगर आप आओ तो ये बात करते हैं सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके पहले वो बोलता है कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर आप देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश, अक्रूवल, हाइब्रिड, क्या बेसिस है अकाउंटिंग का। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो एग्जांपल हमने लिया था वही है यहाँ पे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होना चाहिए, व्हेन शुड द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज, कब।
मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से मेथड से प्रिपेयर होगा, तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं. सो एस वन क्या बताता है, इट नरेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, बट इंड एस एट जो है इट गोज अ स्टेप फर्दर एंड गाइडेंस देता है कि कैसे आप सिलेक्ट करो और अप्लाई करो अकाउंटिंग पॉलिसी. इंड एस वन क्या बोलता है, आपको प्रेजेंट करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करना है, इंपॉर्टेंस बताता है, पर ये नहीं बताता कि आप सिलेक्ट कैसे करोगे और अप्लाई कैसे करोगे. तो वो आपको इंड एस एट बताता है. As per Ind AS 8, if any Ind AS already specifies the guidelines about following a particular policy, then entity must follow that standard and apply the policy as per the guidance provided. So जैसे हमने बोला, एक relevant Ind AS है या फिर एक specific Ind AS है जो एक particular accounting policy की बात करता है, तो हम वो relevant specific Ind AS apply करेंगे directly बिना कुछ सोचे समझे. बट अगर कोई ऐसे relevant Ind AS नहीं है तो फिर and in absence of an Ind AS that specifically applies to a transaction, event or condition, management shall use its judgment in developing and applying an accounting policy that results in the information that is relevant to make the economic decision and also reliable in financial statement. तो अगर कोई Ind AS नहीं है तो फिर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा अकाउंटिंग पॉलिसी डिजाइन करे कि वो रेलिवेंट होगा फॉर मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन यूजर्स के लिए एंड ऑल्सो रिलायबल रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो उन इट मीन्स दे रिप्रेजेंट फेथफुली द फाइनेंशियल पोजिशन, reflect economic substance, not merely legal form, are neutral, are prudent, are complete in all material एस्पेक्ट. सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारी क्राइटेरियाज जो होते हैं ये सब कंप्लाई करने होते हैं. सो जजमेंट जब करना है मैनेजमेंट को तो ये फॉलोइंग सोर्सेज है जो उनके पास अवेलेबल है. सबसे पहला सोर्स क्या, दूसरा कोई इंड एस चेक करेंगे, विल चेक एनी अदर इंड एस विच इज अवेलेबल which are dealing with similar and related issues. So if there's any other Ind AS which deals with similar or related issues, तो हम उसी Ind AS के पास चले जाएंगे. अभी से फॉर एग्जाम्पल आपको एक ग्रीन कलर का शर्ट चाहिए. अभी ग्रीन कलर का शर्ट आपको से कोई भी ग्रीन कलर का शर्ट चल जाएगा, तो फिर आप सिमिलर टाइप का शर्ट देखोगे ना. से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आपके फ्रेंड के पास से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ्रेंड के पास एक आईपैड है, आपको भी वो वाला आईपैड जो है बहुत पसंद आया, पर वो वाला आईपैड आपको मिल नहीं रहा है उसी दुकान पे जहां पे आपके फ्रेंड ने खरीदा, तो आप क्या करोगे, दूसरी कोई दुकान पे जाओगे जहां पे आईपैड मिलता है. सिंपल सी बात. सो वो स्पेसिफिक दुकान पे अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या आईपैड खरीदोगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे. सो किसी और दुकान पे जाओगे आईपैड खरीदने के लिए. सो यहाँ पे ये इंड एस भी वही बात कर रहा है कि अगर आपके पास रेलेवेंट इंड एस है तो वेरी गुड, वो अप्लाई करो, पर अगर स्पेसिफिक इंड एस नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, दूसरा कोई इंड एस ढूंढोगे जो सिमिलर इश्यूज या रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करता है और वो वाला इंड एस आप अप्लाई करोगे. पर से अगर वो भी नहीं है तो फिर check the basic framework of Ind AS which provides the general principles. तो अगर वो भी नहीं है तो हम बेसिक फ्रेमवर्क देखेंगे जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में हम लोग वो ट्रांजैक्शंस को ट्रीटमेंट देंगे. अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर चेक द प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. सो IASB के प्रोनाउंसमेंट्स जो होते हैं हम वो चेक करेंगे. अगर वो भी नहीं है तो फिर अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज जो है जिनका सिमिलर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है हम वो चेक करेंगे. इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था US गैप. सो हम वो चेक करेंगे. अगर वहां पे भी नहीं मिलता तो फिर सिंपल है भाई, इंडस्ट्री में क्या क्या प्रैक्टिस चल रही है वो देखो एंड एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के हिसाब से वो वाला ट्रांजैक्शन को आप ट्रीट करो. So, whenever you are selecting and applying any accounting policy, these are the steps which you'll have to follow. If you have a relevant specific Ind AS, follow that. अगर वो नहीं है, go find if there's any other Ind AS which deals with similar kind or a related issue. If that is also not available, then you will go to the framework, basic framework or the guiding principles of AS जहाँ पे basic general principles दिए हुए हैं. अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा तो फिर IASB के प्रोनाउंसमेंट्स देखोगे. इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग देयर एज वेल
तो फिर यू विल गो टू द प्रोनाउंसमेंट्स विच आर रिलीज्ड बाय द अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, एंड अगर वहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा, सो इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिस है, जनरल इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से, एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के हिसाब से, वी आर गोइंग टू अप्लाई द transaction, give effect to the transaction. So ऐसे होगा selection and application of relevant accounting policy. अभी एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में, और वो ये कि कंपलसरी है क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करना? तो देखते हैं. Ind AS set out accounting policies that result in the financial statements containing relevant and reliable information. अभी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्यों दिए Ind AS ने? इसलिए दिए हैं ताकि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो उसमें रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो about the transactions, other events and also conditions to which they apply. So सारे transactions, events और conditions के लिए relevant information हो in the Ind AS, इसलिए Ind AS ने accounting policies prescribe किए. Those policies need not be applied when the effect of applying them is immaterial. मतलब चाहे मैं करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर इमटेरियल इम्पैक्ट है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, इवन इफ आई एम अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी, तो फिर उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. अगर उनका इफेक्ट इमटेरियल है तो फिर उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. हाउएवर इट इज़ inappropriate to make or leave uncorrected immaterial departures from Ind AS to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance और कैश फ्लो. सो ये गलत होगा कि आप कुछ ऐसे ही इमटेरियल डिपार्चर्स है या फिर Ind AS कंप्लाई नहीं कर रहे हो और उसको वैसे ही छोड़ रहे हो और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बराबर प्रेजेंट नहीं कर रहे हो. सो दैट विल नॉट बी अ करेक्ट थिंग टू डू. सो Ind AS क्या करता है? लीव्स द जजमेंट टू द एंटिटी to decide whether it would be material or not material to apply accounting policy. तो भाई आपके ऊपर है, आपके ऊपर है आपको पढ़ाई कैसे करना है, आपको पढ़ाई का शेड्यूल फॉलो करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर होता है. तो वैसे ही यहाँ पे भी Ind AS ने ये जजमेंट जो है एंटिटी पे छोड़ दिया कि भाई आप डिसाइड करो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करना है नहीं करना है, वो कितना मटेरियल होगा कितना इमटेरियल होगा, इट इज अप टू यू, इट इज योर कॉल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. राइट? यूजर्स आर assumed to have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and a willingness to study the information with reasonable diligence. Therefore, the assessment needs to take into account how users with such attributes could reasonably be accepted to be influenced in making economic decisions. तो यही बोल रहा है कि अगर Ind AS आपको अप्लाई करना है तो आपको इकोनॉमिक डिसीजंस, रिलायबल इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प होगी अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो अप्लाई करोगे तो. अभी बात करते हैं कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज आया तो क्या. How are you going to reflect the changes in any accounting policy? So, if there's any change in the accounting policy, उसका impact आपको देना पड़ेगा retrospectively. सबसे पहले तो जब हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं एंड उसके इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं या उसके इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं. से वही फीफो और वेटेड एवरेज का लेते हैं. अभी तक से फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक मैं फीफो मेथड यूज कर रही थी फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन. हाउएवर फाइनेंशियल ईयर 24-25 से I've started using weighted average method of inventory valuation. So यहाँ पे मैंने क्या किया, FIFO से मैं weighted average method में shift हो गई. अब क्योंकि मैं FIFO से weighted average method में shift हो गई हूँ, ये होगा एक change in accounting policy. पॉलिसी का चेंज है, यहाँ पे एस्टिमेट का चेंज नहीं है. सो पॉलिसी चेंज हो रहा है. अभी जब ये पॉलिसी चेंज हो रहा है से ये वाला जो अकाउंटिंग पॉलिसी था फीफो वाला, मैं इसको कई सालों से करते आ रही थी. से ईयर 2001 से मैं फीफो मेथड पे ही वैल्यूएशन करते आ रही थी इन्वेंटरी का.
पर अचानक 24-25 में मेरे दिमाग में आया कि नहीं, फीफो मेथड नहीं, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करना चाहिए मुझे इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए। तो ये साल तो मैं वेटेड एवरेज मेथड से करूंगी। ये साल क्या, ये साल के अकाउंट्स तो मेरे ऑलरेडी फीफो मेथड से बन चुके हैं। हमको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, तो ये जो कंपैरेटिव फिगर्स होंगे ना 23-24 के, उसको मैं वापस से वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेट करके लिखूंगी। पर स्टैंडर्ड ये बोलता है कि अगर चेंज करो अकाउंटिंग पॉलिसी तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब क्या? सिंस द बिगिनिंग, बिगिनिंग कब हुआ मेरा? 2001 में। 2001 से लेकर अभी तक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना इजी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर इम्प्रैक्टिकेबल है ये। 2001 से अभी तक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना इज नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। तो ये, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास भाई इतना डेटा भी नहीं है, 2001 से अभी तक का डेटा कहाँ से लेके आऊँ मैं, कहाँ से चेंज करूँ? तो फिर स्टैंडर्ड बोलता है ठीक है, अगर आपके पास स्टार्टिंग से डेटा नहीं है तो से अगर आपके पास 2012 से डेटा है तो 2012 से आप चेंज अप्लाई करो। पर 2012 से भी चेंज अप्लाई करना इज हाईली इम्प्रैक्टिकल, एंड कैसे करूं मैं, है ना? ये क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में भी। यहाँ पे ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को, हम पिछले साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको भी रीस्टेट करते हैं, मतलब कंपैरेटिव फिगर्स जो होते हैं वो भी कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑल्सो एक एडिशनल बैलेंस शीट बनती है इस सिचुएशन में। हमने इंड एस 1 में देखा था एडिशनल बैलेंस शीट बनती है इन सर्टेन सिचुएशंस, एंड वन सच सिचुएशन वाज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है तब। यहाँ पे हम एक एडिशनल बैलेंस शीट बनाएंगे ऑफ डेट 1 अप्रैल 2023। इस दिन के ओपनिंग बैलेंसेस का हम एक एडिशनल बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, इसको बेस लेकर हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, एंड ये वाले साल का तो वैसे भी वेटेड एवरेज मेथड से ही हो रहा है। तो ये तो हो गया बात जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो, जब पहले से कुछ यूज कर रहे थे और अभी चेंज कर रहे हो। बट से आपने स्टार्ट ही इसी साल से किया है, से 24-25 से ही स्टार्ट किया, उसके पहले से आप कुछ यूज नहीं कर रहे थे, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी यूज नहीं कर रहे थे, तो फिर उस सिचुएशन में आपको कोई इम्पैक्ट देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई चेंज हुआ ही नहीं। आपने पहली बार फर्स्ट टाइम 24-25 में यूज किया है, तो फिर तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, पहले कुछ यूज करते ही नहीं थे, अभी फर्स्ट टाइम यूज किया है, तो देयर इज नो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन। उसके लिए आपको पिछले सालों में इफेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं होती है। चलो अभी देखते हैं क्या बोलता है थियोरी। हाउएवर अकाउंटिंग पॉलिसीज इसलिए डिफाइंड होता है ताकि बार बार कोई भी यूजर उसको चेंज ना करे। अगर आप बार बार अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो और बार बार आपको ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए डिस्करेज करती है, इंडियस भी डिस्करेज करता है कि आप बार बार अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो चेंज मत करो। फ्रीक्वेंट चेंजेस अगर हो गए तो इट विल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर होल्डर टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस प्रॉपर्ली। मैं बार बार अगर चेंज करती जाऊंगी तो फिर मैं इकोनॉमिक डिसीजंस लूंगी कैसे? हाउ विल आई मेक प्रॉपर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इफ आई एम मेकिंग चेंजेस टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज अगेन एंड अगेन? It is highly impossible because all my time and effort will go only and only into changing the accounting policy, changing my balance sheet, changing my previous year comparatives in accordance with the accounting policy. तो frequent changes से मेरा ही नुकसान होगा, मेरा ही घाटा होगा। एंटिटी कब चेंज करेगी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी? ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय एन इंडेस। अगर इंडेस खुद बोलते हैं कि आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो, इंडेस में रिक्वायर्ड है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो, तो तब आप चेंज करोगे। या फिर
It results in financial statements providing reliable and more relevant information about entities' financial position, financial performance और cash flows. So एक तो हो गया जब इंडेस रिक्वायर कर रहा है आप तब चेंज करोगे. दूसरा सिचुएशन हो गया जब आपको लगता है कि अगर मैं से फीफो से वेटेड एवरेज में शिफ्ट करूंगी तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ज़्यादा रिलायबल लगेंगे, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है और ज़्यादा रिलायबल लगेंगे. देन इन दैट सिचुएशन आप ये जो है चेंज कर सकते हो. बट अदरवाइज आपको अकाउंटिंग पॉलिसी जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. You should not be changing your accounting policies unless and until it is required by any Ind AS या फिर it is required in the financial statements and in order to provide more reliable and relevant information. अगर चेंज करके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिलायबल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो येस इन दैट सिचुएशन आप वो चेंज कर सकते हो. अदरवाइज मेक्स नो पॉइंट इन changing the financial statement, changing the accounting policy which you have been applying. तो चलो अभी देखते हैं कौन सी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो रहा है. एक एग्जांपल लेते हैं. से फॉर एग्जांपल एक होटल ओनर था. अभी होटल ओनर ने ना एक बिल्डिंग परचेज करी. होटल ओनर ने एक बिल्डिंग परचेज करी, उसको क्लासिफाई कर दिया पीपीई. ठीक है. सो एक बिल्डिंग परचेज करी और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया, उसका क्लासिफिकेशन किया पीपीई के जैसे. अभी वो बिल्डिंग को वो यूज कर रहे थे रूम्स रेंट पे देने के लिए, होटल रन कर रहे थे तो ऑब्वियसली रूम्स रेंट पे दे रहे थे. अभी इसके बाद उन्होंने ना एक और बिल्डिंग परचेज करी और इसका क्लासिफिकेशन उन्होंने किया एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ, पहला बिल्डिंग जो था इट वॉज बींग क्लासिफाइड एज अ बिल्डिंग, जो अपना पीपीए में क्लासिफाइड था. और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और बिल्डिंग खरीदा और उसको क्लासिफाई किया एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. अभी ये तो क्या हो गया, मतलब पहले आप उसको पीपी क्लासिफाई कर रहे थे और अभी आप उसको एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई कर रहे हो. ऐसा क्यों? तो सब्सटेंस चेंज हो गया दोनों सिचुएशंस में. पहले it was being classified as a fixed asset and now it is being classified as an investment property. दोनों में इंडेस भी अलग अलग लगते हैं. सो यहाँ पे जब क्या हो रहा है, रिक्लासिफिकेशन हो रहा है ऑफ एनी एसेट फ्रॉम से पीपीई टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या फिर से इसी बिल्डिंग को पहले पीपीई कंसिडर किया था और अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में हम ये नहीं बोलेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है. सिर्फ रिक्लासिफिकेशन हो रहा है ऑफ एन एसेट फ्रॉम पीपीई टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. तो दैट विल नॉट अमाउंट टू अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. दूसरा होगा अगर आप मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन चेंज कर रहे हो. इफ देयर इज एनी चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, that will also not amount to a change in accounting policy. And similarly, say for example, in the financial year 24-25, पहली बार आपने एक क्लासिफिकेशन किया है, for the very first time you have applied the accounting policy. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो रहा है तो उसको भी हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे क्योंकि आपने अभी उसको अप्लाई करना शुरू किया. सो कौन से सिचुएशंस में हम बोलते हैं दैट देयर इज नो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? सबसे पहले तो the application of an accounting policy for transactions, other events or condition that differ in substance from those previously occurring. So यहाँ पे क्या था, सिर्फ substance का change था. पहले PPE क्लासिफाई किया और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट क्लास प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया, तो सब्सटेंस ही अलग था, दोनों का इंटेंशन ही अलग था लेने का. तो फिर वहाँ पे हम उसको नहीं बोलेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है. इसके अलावा if an entity is not applying the accounting policy currently and it starts applying the accounting policy newly,
तो फिर उसको भी हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। पहले से अप्लाई ही नहीं कर रहे थे, अभी अप्लाई करना स्टार्ट किया है, तो इट विल नॉट अमाउंट टू अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एट ऑल। And similarly, change in method of depreciation should be accounted for as change in accounting estimate and not a change in accounting policy. Change in amortization method also should be accounted for change in accounting estimate. These are these changes are not changes in accounting policy. So तीन टाइप के changes। वन इज जहाँ पे आप सब्सटेंस देखोगे, सब्सटेंस में डिफरेंस है, मतलब पहले वो जिस पर्पस के लिए ले रहे थे वो पर्पस अलग था, बाद में जिस पर्पस के लिए लिए वो पर्पस अलग था। सो जब सब्सटेंस ही अलग है और आप अलग क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो फिर उस सिचुएशन में हम उसको नहीं बोलेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है। सेकेंड सिचुएशन हो गया कि पहली बार आप अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो, इट इज बीइंग न्यूली अप्लाइड, प्रीवियसली इट वाज नॉट बीइंग अप्लाइड, देन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो हम उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। एंड फाइनली इफ द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन इज बीइंग चेंज, तो वो भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कहलाएंगे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहलाएंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल ले ऑफ दिस फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था कि होटल ओनर है, एक बिल्डिंग खरीदा, उसको पीपी क्लासिफाई किया, दूसरा बिल्डिंग खरीदा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया, क्योंकि उसका इंटेंशन अलग था। से ये बिल्डिंग वो खुद एज एन ओनर वो होटल रन कर रहा था, पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये बिल्डिंग खरीद कर उन्होंने किसी और को पूरा काम जो है आउटसोर्स कर दिया, पूरा काम किसी और को आउटसोर्स कर दिया मैनेजमेंट का, और उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट किया बिल्डिंग में, मतलब खरीदा। इसीलिए इस बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जैसा क्लासिफाई किया गया, और ये बिल्डिंग जो है इसको पीपीई जैसा क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस इन द सब्सटेंस, इन दोनों बिल्डिंग्स का यूज ही अलग है, सब्सटेंस अलग है। हाँ, इसके भी रूम्स रेंट पे जा रहे, इसके भी रूम्स रेंट पे जा रहे, पर दो रूम्स रेंट पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ही पीपी है होटल ओनर के हिसाब से। होटल ओनर के हिसाब से ये वाला बिल्डिंग तो पीपी है जो वो खुद ओन करके खुद रन कर रहा है, हाँ, बट ये वाला बिल्डिंग जिसका काम उसने टोटली किसी और को आउटसोर्स कर दिया है, वो उसके लिए हो जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो देयर इज अ difference in the substance, and that's the reason why there's a different treatment which is being given to both the buildings, classification of both the buildings. सो इसलिए हम इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। और जब आप न्यूली अप्लाई कर रहे हो, पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो फिर तो उसको चेंज बोल ही नहीं सकते, बिकॉज देयर इज नो चेंज एक्चुअली हैपनिंग एट ऑल। अभी आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है ऑफ एनी चेंज विच इज हैपनिंग इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। सो इफ देयर इज एनी चेंज हैपनिंग इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, इट विल हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेट्स सी हाउ। सो while dealing with the process of application of changes, इंड AS 8 जो है दो सिचुएशंस की बात करता है। कौन से दो सिचुएशन? पहला, an entity shall account for a change in accounting policy resulting from the initial application of an Ind AS in accordance with the specific transitional provisions, if any, in that Ind AS। मतलब क्या? Say for example, let's take a situation कि पहले सिर्फ ना PPE वाला ही Ind AS था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला Ind AS नहीं था। तो क्या हुआ, आपके सारे जो भी बड़े बड़े एसेट्स थे वो आपने क्या क्लासिफाई किए? यू हैव क्लासिफाइड देम एज पीपी। हाउएवर बाद में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का Ind AS आया, तो ये सारे जो एसेट्स थे इसमें से कुछ एसेट्स जो थे वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नेचर के थे, तो अभी इन एसेट्स को आपको रिक्लासिफाई करना पड़ेगा, रिक्लासिफाई देम एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पीपी में से निकाल के उनको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक Ind AS था, अभी एक दूसरा Ind AS पिक्चर में आया है, तो जब आप एक शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम वन Ind AS टू अदर Ind AS, तो कुछ ना ट्रांजिशनल प्रोविजन होते हैं।
ट्रांजिशनल प्रोविजन आपको ये बताता है कि आपको चेंज करना कैसे है, हाउ डू यू हैव टू गो अबाउट द चेंज। से फॉर एग्जांपल, पहले ना कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर आ गया कंपनीज एक्ट 2013। अभी इकट्ठा आप सारा चेंज तो नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो कंपनीज एक्ट 2013 में ना कुछ ऐसे ट्रांजिशनल प्रोविजंस दिए गए थे कि आप कैसे शिफ्ट करो अपने अकाउंट्स को, अपने बुक्स को, अपने दूसरे जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको 2013 एक्ट के हिसाब से कैसे शिफ्ट करोगे। तो वैसे ही जब एक नया इंडेस आता है, जब एक इंडेस फर्स्ट टाइम अप्लाई हो रहा होता है, इनिशियल एप्लीकेशन हो रहा होता है एक इंडेस का, उस सिचुएशन में जो स्पेसिफिक ट्रांजिशनल प्रोविजंस दिए होते हैं उस इंडेस में, उस हिसाब से हम अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो चेंज करेंगे, एप्लीकेशन जो है वो चेंज करेंगे। उसके अलावा when an entity changes an accounting policy upon initial application of Ind AS that does not include specific transitional provisions applying to that change, मतलब क्या, पहले सिचुएशन में ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे, सेकेंड सिचुएशन में ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो है नहीं है, there are no transitional provision in the second situation. So फिर or change applying to that change or changes in accounting policy voluntarily, it shall apply change retrospectively. So जब से अगर कोई फर्स्ट सिचुएशन आता है जहाँ पे मैं इनिशियल एप्लीकेशन कर रही हूँ एक इंडेस का, इनिशियल एप्लीकेशन मतलब फर्स्ट टाइम मैं अप्लाई कर रही हूँ कोई इंडेस को, फर्स्ट टाइम या इनिशियल एप्लीकेशन कर रही हूँ, तो उस सिचुएशन में दो केस आ सकते हैं। एक तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस है, so there are transitional provisions in place। दूसरा होगा कि there are no transitional provisions। अगर ऐसे सिचुएशन में मेरे पास ट्रांजिशनल प्रोविजंस है तो मैं उन ट्रांजिशनल प्रोविजंस के हिसाब से चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी करूंगी। I'll apply the changes in accounting policy in accordance with the transitional provisions। बट अगर कोई ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं है, in that situation what will I do? In that situation मैं चेंज जो है रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करूंगी। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी ट्रांजिशनल प्रोविजंस, या फिर जब मैं वॉलेंटरीली चेंज कर रही हूँ, वॉलेंटरीली मतलब अपनी मर्जी से, मुझे मैंडेटरी नहीं किया है किसी इंडेस ने, ना ही मुझे चेंज करने की जरूरत है, पर फिर भी मुझे चेंज करना है, वॉलेंटरीली चेंज कर रही हूँ, तो फिर मुझे इफेक्ट जो है चेंज का रेट्रोस्पेक्टिवली देना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू अ रेट्रोस्पेक्टिव चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। सो वही बात यहाँ पे आपको बताई गई है कि जब एंटिटी चेंज कर रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी एंड उसके एप्लीकेशन में कोई ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं है, या फिर वॉलेंटरीली चेंज कर रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी, तो चेंजेस जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा। अगर से कोई इंडेस आया है और मैं उसको जल्दी अप्लाई कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रही हूँ। इट इज़ नॉट अ वॉलेंटरी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। And in absence of an index that specifically applies to a transaction, if management has applied an accounting policy from the most recent pronouncement of IASB or फिर other standard, and there's any amendment in the pronouncement, and if the entity chooses to change the accounting policy, that change is accounted for and disclosed as voluntary change in accounting policy। So ये क्या बोल रहा है, बेसिकली ये बोल रहा है कि कोई इंडेस था नहीं, इंडेस नहीं था तो आपने या तो IASB या फिर दूसरे जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज है उनके प्रोनाउंसमेंट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। हाउएवर अभी उनके प्रोनाउंसमेंट्स जो है उनमें अमेंडमेंट हो गया, तो उसमें क्या होगा, उस चीज़ में अगर आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो वो जो चेंज होगा उसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, वॉलेंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोल वॉलेंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिडर करेंगे। सो दिस इज वन सिचुएशन जहाँ पे एब्सेंस ऑफ इंड एस था एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंड एस आपने IASB के प्रोनाउंसमेंट या फिर दूसरे स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज जो है उनके प्रोनाउंसमेंट्स अप्लाई करे, पर उनके प्रोनाउंसमेंट्स में भी चेंज हो गया, एंड इफ यू चूज टू चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी, देन इन दैट सिचुएशन
then in that situation that will be considered as a voluntary change in the accounting policy. voluntarily आप अपने मन से चेंज करो अकाउंटिंग पॉलिसी, ऐसा उसको कंसिडर किया जाएगा. अभी बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की. हाउ इज दैट गोइंग टू बी डन एंड उससे रिलेटेड क्या मेजर्स है जो आपको लेने पड़ेंगे. तो अभी हमने बात की कि अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे चेंज होगा, चेंज कैसे इम्पैक्ट करोगे आप, वो सारी चीज़ें. बट अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. तो जैसा मैंने आपको बताया था, रेट्रोस्पेक्टिवली बताना पड़ेगा. रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे, इफ वी टॉक ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, यहाँ पे यू विल हैव टू डू इट सिंस द टाइम जब से आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तब से. अगर आपको वो एग्जाम्पल याद है, मेरे पास 2001 से इंफॉर्मेशन अवेलेबल था तो आई वॉज रिक्वायर्ड टू डू रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन 2001 से. या फिर अगर मेरे पास 2012 से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वहां से मुझे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना पड़ेगा. बट दिस इज सो इम्प्रैक्टिकेबल. मतलब मेरा सारा टाइम और एनर्जी तो इसी में चला जाएगा अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करूंगी. इसीलिए इन्होंने जो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने का फिलॉसफी है उसको बहुत ही डिफिकल्ट बनाया, ताकि कंपनीज जो है बार बार अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है चेंज ना करें. सो इन ऑर्डर टू डिस्करेज द कंपनीज फ्रॉम चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज अगेन एंड अगेन, ये इतना डिफिकल्ट बनाया उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना कि मैं अगर चेंज कर रही हूँ वॉलेंटरीली तो मुझे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा. भाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते देते तो मुझे नानी याद आ जाएगी, है ना. कितने सारे बैलेंसेस मुझे वापस से चेंज करने पड़ेंगे एंड इट विल टेक इन अ लॉट ऑफ टाइम. सो लेट्स सी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे. सो व्हेन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, एंटिटी क्या करेगी, एंटिटी जो है ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट करेगी जो भी अफेक्टेड कंपोनेंट है ऑफ इक्विटी for the earliest period presented and the other comparative amounts disclosed for each prior period which is presented as if new accounting policy has always been applied. तो क्यों देते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये बताने के लिए कि हमारा जो पॉलिसी है नया वाला हम पहले से ही अप्लाई करते आ रहे हैं और हमारे अकाउंट्स पहले से ही कंपेरेबल है. चेंज क्यों करना पड़ता है आपको रेट्रोस्पेक्टिवली, बिकॉज कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं हम बैलेंस शीट में, तो फिर इट बिकम्स नेसेसरी फॉर यू टू चेंज द अमाउंट विच आर इन लाइन विद द प्रेजेंट अकाउंटिंग पॉलिसी विच यू आर अप्लाइंग. The intention of the standard is, as far as possible, companies should follow the same accounting policies consistently year after year to ensure कि उनके financial statements जो है reliable है और relevant है. The advantages of making process of change difficult are, क्या advantages है डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बनाने के. तो कंपनीज क्या है बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करेगी इन ऑर्डर टू जस्ट विंडो ड्रेस देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब बहुत अच्छा दिखाने के लिए बार बार वो चेंज नहीं कर सकते. ऑल्सो द कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर द टाइम एंड ओवर द इंडस्ट्री विल बी पॉसिबल इन अ रिलायबल वे. कंपेरिजन करना ईजी हो जाता है जब आप बार बार कोई चेंज नहीं कर रहे होते. आप बार बार चेंज करोगे तो फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और इतना रिलायबल भी नहीं बचेगा. When retrospective application is required, a change in accounting policy shall be applied retrospectively except to the extent where it is impracticable to determine either the period specific effect or the cumulative effect of the change. So जब ये चीज़ करना difficult हो जाता है, impracticable हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2001 से मैं accounts बना रही हूँ और 2012 से मेरे पास information available है, and if you are asked to change the information from 2012, it becomes very difficult. बहुत difficult हो जाता है इतना बड़ा change करना. So it is always advisable कि impracticable है तो जितना latest information आपके पास available है आप वहां से change करना शुरू करोगे. So let's see impracticable का मतलब क्या होता है. So when we talk of impracticability,
इम्प्रैक्टिबिलिटी एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आपका अपने चेंजेस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब आप डिटरमिन ही नहीं कर सकते हो कि भाई मुझे कितना सारा चेंज करना है। सो इम्प्रैक्टिकेबल मतलब अप्लाइंग अ रिक्वायरमेंट इम्प्रैक्टिकल होगा जब आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट टू डू सो। मतलब ये जो एग्जांपल था अपना, 2001 से मेरे अकाउंट्स है, अभी 2024 चल रहा है, 2012 में मुझे चेंज करना है, 2012 के 12 से मुझे चेंज करना है, तो ये तो भाई हाईली इम्पॉसिबल है, मैं कितने ही एफर्ट्स लगा लूँ बहुत डिफिकल्ट होगा। So for a particular period, it is impracticable to apply a change in accounting policy retrospectively or to make a retrospective restatement to correct error if कौन से situations में हम बोलेंगे कि impracticable होगा apply करना ये retrospective policy। So फिर the effects of retrospective application या फिर retrospective restatement are not determinable, मतलब एक ऐसा situation wherein you are not able to determine कि क्या effect होगा, impact होगा retrospective application या retrospective restatement का, तो उस situation में it is impractical कि आप retrospective application करो। Second would be the retrospective application or restatement requires assumption about मैनेजमेंट का इंटेंट क्या होगा उस टाइम में, मतलब 2012 में मैं क्या सोच रही हूँ और अभी मैं क्या सोच रही हूँ उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो मैनेजमेंट 2012 में क्या सोच रही थी, क्या सोचकर उन्होंने वो क्लासिफिकेशन किया, और अभी क्या सोच रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट। आप अभी क्या सोच रहे हो और आप 10 मिनट बाद क्या सोचोगे उसमें भी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये तो भाई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। फिर उसके बाद आता है द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रीस्टेटमेंट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट एस्टिमेट ऑफ अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट्स का एस्टिमेशन आपको करना होता है आफ्टर गोइंग थ्रू द अबव मेंशन डेफिनेशन ऑफ इम्प्रैक्टिकल। इंडियस ने ना बहुत रिलीफ प्रोवाइड किया है अगर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है कोई पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करने में। सो अगर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है तो इंडिया सेट बोलता है कि जब से आप कर सकते हो तब से करो, नहीं तो फिर एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, एडिशनल बैलेंस शीट बनाओ, थर्ड बैलेंस शीट, जहाँ पे आपके ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो रीस्टेटेड होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम अब आगे का कंपैरिजन इजीली कर पाएंगे। सो इंडिया सेट ना दो टाइप के इफेक्ट की बात करता है, पीरियड इफेक्ट और क्यूमुलेटिव इफेक्ट। पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट इज बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्यूमुलेटिव इज बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल द पीरियड स्पेसिफिक एक फाइनेंशियल ईयर, क्यूमुलेटिव मतलब दो तीन पीरियड ऐसे मिला के, पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट्स मिला के। सो जब when it is impracticable to determine the period specific effects of changing an accounting policy on comparative information for one or more prior periods presented, then the entity shall apply new accounting policy to carrying amounts of assets and liabilities at the beginning of the earliest period for which the retrospective application is practicable। मतलब क्या, जो भी साल से आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर सकते हो, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है 2019 से, यहाँ से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सो इसके यहाँ पे इसके बिगिनिंग में जो भी आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर सकते हो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करते हो, सो बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड के हिसाब से आपको आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है न्यू कैरिंग अमाउंट पे बताने पड़ेंगे, which may be the current period and shall make a corresponding adjustment to the opening balance of each affected component of equity for that period। So opening balance में आप corresponding adjustment करोगे। So basically say for example अगर 24-25 फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है, अभी इसके पिछले साल कुछ और था, इसके पिछले साल कुछ और था, बट से आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहीं का, इसके पहले का कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो आप सिर्फ यहीं पे चेंज करोगे। यहाँ का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो यहाँ पे चेंज करोगे, और 1 अप्रैल 23 का भी एक एडिशनल बैलेंस शीट बनेगा जहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो रीस्टेटेड होंगे। Thus, if it is impracticable for an entity to change policy from day one, so day one से अगर change करना आपके लिए difficult है because वो impracticable है पीरियड
के पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट की वजह से, इट कैन अप्लाई द चेंज पॉलिसी फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड फॉर विच इट वुड बी प्रैक्टिकल टू मेक चेंजेस टू द पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली विच में बी करंट पीरियड. सो करंट पीरियड भी हो सकता है जहां से आप चेंज अप्लाई करना शुरू करो, अगर डे 1 से चेंज करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. सो इंडियस 8 ने रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन तो बोला है, पर साथ ही साथ ये भी बोला है कि अर्लीस्ट पीरियड जिसके भी बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वहां से चेंज कर सकते हो, और वो आपका करंट पीरियड भी हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास पिछले सालों का कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल ना हो. आगे बढ़ते हैं. When an entity applies a new accounting policy retrospectively, अगर नया accounting policy retrospective apply कर रहा है, it applies the new accounting policy to comparative information for prior periods as back as possible. मतलब जितना पीछे जा सकता है उतना वो पीछे जाके retrospective application करेगा. Retrospective application to a prior period is not practicable unless it is practicable to determine the cumulative effect on the amounts of both opening and closing balances. आप retrospective effect कर तो रहे हो, पर वो प्रैक्टिकल नहीं होगा अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस पे उसका इम्पैक्ट जो है वो क्लियरली पता नहीं चल रहा, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है. सो इट वुड नॉट बी प्रैक्टिकल टू डू इट. The amount of resulting adjustment relating to periods before those presented in the financial statement is made to the opening balance of each affected component of equity. So opening balance में भी change करते हैं. So say अगर आपका FIFO से weighted average method में आप convert कर रहे हो, सो फीफो यूज कर रहे थे, उसके वजह से आपका क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा, क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा तो प्रॉफिट भी चेंज होगा आपका. से प्रॉफिट रीस्टेट हुआ 5% से 5% पॉइंट से प्रॉफिट रीस्टेट हुआ, क्लोजिंग बैलेंस चेंज हुआ, उसकी वजह से प्रॉफिट चेंज होगा. तो अगले साल भी आपके क्लोजिंग बैलेंस चेंज हुआ तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी चेंज होगा, जिसकी वजह से अगेन आपका प्रॉफिट जो है दैट विल अगेन चेंज. यहाँ पे आप वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेट करोगे तो सो क्या होता है, कंप्लीट इम्पैक्ट होता है ऑन द आइटम्स ऑफ इक्विटी एज वेल. इसलिए यहाँ पे क्लियरली बताया है दैट द पीरियड्स बिफोर यूजुअली एडजस्टमेंट इज मेड टू रिटेन्ड अर्निंग्स. सो क्या हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच अफेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इक्विटी ऑफ द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड को भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. इक्विटी कंपोनेंट मतलब आपके प्रॉफिट्स जो है, एंड जनरली एडजस्टमेंट जो होता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स पे किया जाता है. हाउएवर द एडजस्टमेंट मे बी मेड टू अनदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, जैसे any other information about prior periods such as historical summaries of financial data is also adjusted as far back as practical. मतलब जितना पीछे से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर, और जो भी चेंजेस होता है वो हम रिटेन्ड अर्निंग्स में दिखाते हैं. When it is impracticable to determine the cumulative effect at the beginning of current period of applying a new accounting policy to all prior periods, मतलब beginning of the current period में भी आप cumulative effect नहीं दिखा पा रहे हो, तो फिर entity shall adjust the comparative information to apply the new accounting policy prospectively from the earliest date practicable. So comparative information जो होता है उसमें entity दिखाएगी change जो है. It therefore disregards the portion of cumulative adjustment of assets, liabilities and equity arising before that date. So उसके पहले जो भी अमाउंट आ रहा था इक्विटी लाइबिलिटी वगैरह का, उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा. Changing an accounting policy is permitted even if it is impracticable to apply the policy prospectively for any prior period. So prior period के लिए भी अगर impracticable है तो भी changing accounting policy permitted है, अगर प्रायर पीरियड के लिए भी आप प्रोस्पेक्टिवली चेंज उसको नहीं कर पाते. सो अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर डिटरमाइनेबल नहीं है तो आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को चेंज करके प्रोस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हो आगे फिगर्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. तो ये तो समझा हमने कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कैसे करोगे. अभी चेंज अगर कर रहे हो अकाउंटिंग पॉलिसी में तो उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देना भी जरूरी होता है. यस, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड. सो क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होंगे, लेट्स सी. सो सबसे पहले तो व्हेन इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ एन एनडीएस हैज एन इफेक्ट ऑन करंट पीरियड या फिर प्रायर पीरियड,
would have such an effect except that is impracticable or might have an effect on future periods. Entity क्या disclose करेगा? Title of the index, कौन सा इंडेस है जो आपने यूज किया है in order to change the accounting policy. फिर when applicable, the change in accounting policy is made in accordance with transitional provision. तो अगर transitional provisions है तो उसके हिसाब से change किया है वो लिखना पड़ेगा. Nature of change in accounting policy, how the change in accounting policy is being done. A description of transitional provision, अगर transitional provision है तो उनका एक brief description देना पड़ेगा. When applicable, the transitional provision that might have effect on future period. So अगर कोई transitional provision का future periods पे कोई impact है तो वो disclose करना पड़ेगा. For the current period and each prior period, the extent practicable, the amount of adjustment. Amount of adjustment, कितना adjustment किया आपने for each financial statement line item affected, and if Ind AS 33 earning per share applies to the entity for basic and diluted earnings per share. So जब आप retrospective effect दे रहे हो तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कौन से line item आपने change किए हैं prior periods में, उसका भी details आपको देना पड़ेगा. The amount of adjustment relating to periods before those presented to the extent practicable. So prior period adjustments का details. If retrospective application required is impracticable for a particular prior period or for periods before those presented, the circumstances that led to existence of condition and description of how and from when the change in accounting policy has been applied. So आप अगर retrospective application impracticable है, आपने current period और previous period में ही change किया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या चेंज किया एंड कब से चेंज किया, अकाउंटिंग पॉलिसी का कब से चेंज अप्लाई किया है आपने, अगर आपके पास हाई पीछे का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उस सिचुएशन में. When a voluntary change in accounting policy has effect on current period or any prior period, entity क्या डिस्क्लोज करेगी? ये है केस कौन सा? वॉलंटरी चेंज का. क्या डिस्क्लोज करेगी? नेचर ऑफ चेंज, क्या चेंज हुआ, रीजंस फॉर चेंज, वॉलंटरीली चेंज किया है तो क्यों चेंज किया है वॉलंटरीली, फॉर द करंट पीरियड एंड ईच प्रायर पीरियड द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल, द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम, और ईपीएस में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो दैट विल ऑल्सो हैव टू बी प्रेजेंटेड. The amount of adjustment relating to the periods before those presented to the extent it is practicable, and अगर retrospective application कर रहे हो तो how and from when the change is being done वो आपको बताना पड़ेगा. और अगर subsequent periods के financial statements आप बना रहे हो तो उसमें वापस से ये सारे disclosures देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी. Disclosures जो है आपके notes to accounts का part होगी. They'll form a part of your notes. अगर when an entity has not applied a new Ind AS that has been issued but is not yet effective, entity क्या disclose करेगी? Title, the nature of impending change, क्या change होगा आगे, and date by which application of Ind AS is required, कौन से date से Ind AS का application required होगा, and the date at which it plans to apply the Ind AS initially. See, initial application होता है तो first time application होता है of that particular Ind AS. So ये सारी चीज़ें थी about your accounting policies. So accounting policies में हमने ये देखा है कि accounting policy होता क्या है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आप कैसे करने वाले हो. सिलेक्शन एप्लीकेशन होने के बाद हमने देखा है इन विच सिचुएशंस अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड. अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है तो उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट आप कैसे दोगे. सो एक क्विक समरी करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी पे. सो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? इट इज स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, रूल्स या फिर कन्वेंशंस जिसके अकॉर्डेंस में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, आपके अकाउंट्स जो है वो बनते हैं, जिनका प्रिपरेशन उसके हिसाब से होता है. तो वो गए आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज. अभी आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे और अप्लाई करने पड़ेंगे. सिलेक्ट और अप्लाई आप
कैसे करोगे, तो उसमें अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी। सो सबसे पहले तो स्पेसिफिक इंड एस देखोगे, अगर कोई स्पेसिफिक इंड एस डील कर रहा है अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन तो वो यूज़ करोगे। वो नहीं है तो सिमिलर इंड एस देखोगे, जो सिमिलर टाइप की बातें करता है वो इंड एस देखोगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप फ्रेमवर्क देखोगे। फ्रेमवर्क में भी नहीं है तो IASB के प्रोनाउंसमेंट्स, एंड इफ दैट ऑल्सो डज नॉट मेंशन एनीथिंग तो फिर अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड्स। इनको कंसल्ट करूंगी। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। सो इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है आपके पास, so you will apply in the accepted industry practices and in accordance with that you will make the changes. ये था सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन। नाउ टॉकिंग ऑफ आप कब अकाउंटिंग पॉलिसी को अपना चेंज कर सकते हो, तो दो सिचुएशन, एक व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय इंडेस, से इंडेस से ही रिक्वायरमेंट आया है आपको चेंज करने का, इंडेस में कुछ चेंज आया या नया इंडेस आया जिसकी वजह से आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो वैसे। या फिर अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ज़्यादा रिलायबल और रेलिवेंट होंगे बिकॉज ऑफ द चेंज। सो ये दो सिचुएशंस में आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हो। कौन से सिचुएशंस में हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? व्हाट आर द सिचुएशंस व्हेन वील से कि ये चेंज नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी में? सबसे पहला तो जब चेंज इन सब्सटेंस हो रहा है। सो इसमें आप वो होटल वाला एग्जांपल याद रखना, सब्सटेंस ही चेंज हो रहा है और उसकी वजह से आपने अलग क्लासिफिकेशन किया है, तो फिर वहां पे इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। या फिर सेकेंड सिचुएशन जो होगा, इट इज से चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कर रहे हो तो वो। या थर्ड सिचुएशन जो है कि आप फर्स्ट टाइम इंडिया अप्लाई कर रहे हो या फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन, इनिशियल एप्लीकेशन हो रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में भी हम उसको चेंज नहीं बोलेंगे। हाउएवर जब भी कोई चेंज हो रहा है इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर इफ देयर इज अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड से कोई न्यू इंडेस आया है या इंडेस में अमेंडमेंट हुआ है उसकी वजह से चेंज आ रहा है, तो ट्रांजिशनल प्रोविजन के हिसाब से वो चेंज हमें वो करना पड़ेगा। बट इफ देर आर नो ट्रांजिशनल प्रोविजंस या फिर हम वॉलेंटरीली चेंज कर रहे हैं, तो फिर हमको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन देना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मतलब बिगिनिंग से अभी तक। हावेवर अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल है, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना इम्प्रैक्टिकेबल है, तो उस सिचुएशन में जितना अर्लीस्ट हमको मिल सकता है इंफॉर्मेशन हम वहां से चेंज करेंगे। या फिर एंड दिस कैन ऑल्सो बी द करंट पीरियड, अगर करंट पीरियड से ही हम चेंज करें और वहीं से इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो हम वहीं से चेंज करेंगे। हमको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो होता है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में भी चेंज करना पड़ेगा एंड इसके साथ साथ एक एडिशनल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। एडिशनल बैलेंस शीट विल बी द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का ओपनिंग बैलेंसेस जो होंगे वो हम वहां पे एडिशनल बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सो ये सब था आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड, क्या क्या चेंजेस होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज होते क्या है, चेंजेस कैसे होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में, ये सारी चीजें। अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक जो है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड चेंजेस इन एरर्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।